हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। देखो, आज तुम सब वर्तमान में इस कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हो। तो इस संघर्ष ने आपको एक नए तरीके से जीना सिखाया है। चलो, कोई बात नहीं, इस कोरोना ने आपको संघर्ष करना तो सिखाया। क्यों? संघर्ष के साथ जीना सिखाया है, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए संघर्ष जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि संघर्ष आदमी को जीना सिखाता है। इस संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब इस संघर्ष के फलस्वरूप उसे सफलता मिलती है तो इस सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। इसी तरह से आपको संघर्ष के साथ अपनी इस पढ़ाई को भी इस कोरोना काल में जारी रखना है। ठीक है? तो कल अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अलैंगिक जनन के प्रकार। उसमें अपन ने पहला प्रकार अनिषेक बीजता के बारे में पढ़ा था, और जो दूसरा प्रकार था वो था कायिक प्रजनन। तो कायिक प्रजनन भी दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे अपन। उसमें अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। अब आज हम उन विधियों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। कायिक जनन, इसके दो प्रकार बताए थे मैंने, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो जो पहला प्रकार था वो था अपना प्राकृतिक कायिक जनन। इसकी डेफिनेशन देखी थी अपन ने। क्या होता है प्राकृतिक कायिक जनन? कि जब कायिक जनन प्रकृति में स्वतः ही होता रहता है या प्रकृति द्वारा स्वतः ही होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और इस प्राकृतिक कायिक जनन की जो विधियां थी, अब इसकी विधियां पढ़े, विधियों के बारे में भी देखा था अपन ने। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां, तो इसमें मैंने आपको 4 विधियां बताई थी। फर्स्ट, तने द्वारा कायिक जनन, यानी कि बाई स्टेम। दूसरी थी पर्ण द्वारा कायिक जनन, बाई लीफ। और थर्ड, जड़ द्वारा कायिक जनन, बाई रूट। और लास्ट प्राकृतिक कायिक जनन की जो विधि थी वो थी पत्र प्रकलिका।
या इसी को बोलते हैं अपन बुलबुल। तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में, संक्षिप्त में अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहली विधि लेते हैं अपन तने द्वारा कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों में जो पहली विधि है वो क्या है? तने द्वारा कायिक जनन। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कल। देखते हैं आज डिटेल में। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक कायिक जनन की जो 4 विधियां हैं, तने द्वारा, पर्ण द्वारा, जड़ द्वारा और पत्र प्रकलिका द्वारा कायिक जनन। चलो ने फर्स्ट लेते हैं अपन तने द्वारा कायिक जनन। कायिक जनन को हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। तो देखो, तने द्वारा जो कायिक जनन है उसको 2 प्रकार में डिवाइड किया था अपन ने। यानी कि तने के 2 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। ए अर्धवायवीय या भूपृष्ठीय रूपांतरण। और जो बीता दूसरे प्रकार का रूपांतरण है तने का आवर्त बीजों में, वो होता है भूमिगत रूपांतरण। तो आवर्त बीजी पादपों के तने में 2 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। पहला अर्धवायवीय या भूपृष्ठीय रूपांतरण और दूसरा भूमिगत रूपांतरण। तो ये पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अर्धवायवीय या भूपृष्ठीय रूपांतरण। तो देखो, इसमें जो पहला प्रकार है वो है ऊपरी भूविस्तारी। रनर्स। तो देखो क्या होते हैं ऊपरी भूविस्तारी? यानी कि ये ऐसे आवर्तबीजी पौधे होते हैं जिनके तने दुर्बल होते हैं और जमीन पर रेंगकर वृद्धि करते हैं। यानी कि जमीन पर लेटी हुई अवस्था में वृद्धि करते हैं। और इनके जो तने होते हैं, इन तनों के परु लंबे होते हैं। ठीक है, और इन तनों की जो परुसंधियां होती है, उन परुसंधियों पर पाई जाने वाली जो कलिकाएं होती है, उन कलिकाओं से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलती है और ऊपर की तरफ पत्तियां निकलती है। और इस प्रकार नए पादप का निर्माण होता है। तो ये थे ऊपरी भूविस्तारी। तो इसके बारे में देखो, ऐसा होता है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं। जमीन पर रेंग कर, या इसको बोलते हैं विसर्पी। एक ले लो, रेंग कर वृद्धि करने वाले लंबे पर्वयुक्त
दुर्बल हरे तने ऊपरी भूस्तरीय कहलाते हैं। ऊपरी भूस्तरीय कहलाते हैं। तो क्या होते हैं ऊपरी भूस्तरीय? कि जमीन पर रेंगकर वृद्धि करने वाले लंबे पर युक्त दुर्बल हरे तने क्या कहलाते हैं? ये ऊपरी भूस्तरीय कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी पर्वसंधियों से, नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं। अभी देखो ये कैसे कायिक जनन करते हैं, कैसे नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो जो दुर्बल हरे तने होते हैं इनकी पर्वसंधियों से ऊपर की ओर, नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें, यानी कि नीचे की ओर तो निकलती है अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर निकलती है पत्तियां। इस प्रकार से नए पादप का निर्माण हो जाता है। नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर पत्तियां निकलती है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। और नए पादप का निर्माण हो जाता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है, दूब घास, कट्टी बूटी, तो ये दो एग्जाम्पल हैं। इनमें जो तने होते हैं वो ऊपरी भूस्तरीय प्रकार के होते हैं। क्या होता है ऊपरी भूस्तरीय? यानी कि ऐसे तने होते हैं जो जमीन पर रेंगकर वृद्धि करते हैं और इनके जो तने होते हैं वो लंबे पर वाले और दुर्बल होते हैं। दुर्बल होने के कारण ही ये जमीन पर सीधी वृद्धि नहीं कर सकते, जमीन पर रेंगकर या लेटी हुई अवस्था में वृद्धि करते हैं। और इन तनों में जहाँ पर पर्वसंधियाँ होती है उन पर्वसंधियों से नीचे की ओर तो निकलती है अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर निकलती है पत्तियाँ, और इस प्रकार से नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। जैसे कोई ऊपरी भूस्तरीय तना है, देखो ये जहाँ ये है पर्वसंधि, और ये क्या है तना। तो इस प्रकार से जमीन पर लेटी अवस्था में या रेंगकर वृद्धि करते हैं, और जहाँ पर इनमें पर्वसंधि होती है उस पर्वसंधि से नीचे की ओर तो निकलती है अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर निकलता है पत्तियाँ। तो जैसे मान लो ये पर्वसंधि है, यहाँ से नीचे की ओर तो क्या निकलेगी, जड़ें निकलेगी, और ऊपर की ओर क्या निकलेगी, पत्तियाँ निकलेगी, और इस प्रकार से एक नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसे कहते हैं अपन ऊपरी भूस्तरीय। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या होता है ऊपरी भूस्तरीय रनर्स की
जो जमीन पर रेंगकर वृद्धि करने वाले लंबे परों वाले दुर्बल हरे तने क्या कहलाते हैं? ऊपरी भूस्तरी कहलाते हैं। और इनकी जो परुसंधियाँ होती है उन परुसंधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलती है और ऊपर की ओर पर्णिल परों का विकास होता है और नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ से पारुशेक टूटेगा और एक नया पादप का निर्माण कर लेगा। ठीक है, ये था पहला भूपृष्ठीय रूपांतरण। जो दूसरा प्रकार है इसमें वह है भूस्तारी। भूस्तारी स्टोलोन, डेफिनेशन लिखता हूं उसमें। मुख्य तने के आधारीय भाग से निकलने वाली पार्श्व शाखाएं कुछ दूरी तक वायवीय वृद्धि करने के बाद कुछ दूरी तक वायवीय वृद्धि करने के बाद पुनः भूमिगत होकर नए पादप का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये था भूस्तारी। यानी कि इसमें क्या होता है भूस्तारी में कि जो मुख्य तना होता है पादप का, उस तने के आधार भाग से जो पार्श्व शाखाएं निकलती है, पार्श्व मतलब बगल से, साइड से, वो शाखाएं कुछ दूरी तक तो जमीन के ऊपर ही वृद्धि करती है। वायवीय वृद्धि का मतलब क्या होता है? कुछ दूरी तक वायवीय वृद्धि। वायवीय वृद्धि मतलब जमीन के बाहर वृद्धि करती है और कुछ दूरी तक वृद्धि करने के बाद कहाँ चली जाती है? जमीन के अंदर चली जाती है और वहाँ जाकर के जो इसका परुसंधि वाला स्थान होता है वहाँ से वही नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलेगी और ऊपर की ओर पर्णिल परों का विकास होगा और नए पादप का निर्माण हो जाएगा। इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी यानी कि इस प्रकार का कायिक जनन किसमें होता है? स्ट्रॉबेरी में। कैसे होता है देखो, एक डायग्राम देखते हैं। जैसे मान लो ये मुख्य तना है, इस मुख्य तने से अनेक शाखाएं निकल रही है। ये यहाँ से यहाँ तक मुख्य तना है और नीचे क्या है? जड़ें। तो इस मुख्य तने के आधार भाग से यानी कि यहाँ से जो शाखा निकलेगी वो कुछ दूरी तक तो क्या करेगी? वायवीय वृद्धि करेगी और कुछ दूरी तक वृद्धि करने के बाद क्या हो जाएगी? वो भूमिगत हो जाएगी और जमीन में जाने के बाद जहाँ पर जो परुसंधि होगी उस परुसंधि से नीचे की ओर तो बनाएगी जड़ें और ऊपर की ओर क्या बना लेगी? एक नए पौधे का निर्माण कर देगी।
तो ये होता है, क्या होता है ये? स्टोलोन भूविस्तारी। क्या थी डेफिनेशन? कि मुख्य तने के आधारीय भाग से, ये मुख्य तना, इस मुख्य तने के आधारीय भाग से अनेक शाखाएं निकल रही है। ये जो शाखाएं निकल रही है इनको बोलते हैं पार्श्व शाखाएं। तो ये जो पार्श्व शाखाएं होती है, इन पार्श्व शाखाओं में से कुछ शाखा क्या करती है? कुछ दूरी तक तो वायव्य वृद्धि करती है, और वायव्य वृद्धि करने के बाद पुनः ये क्या हो जाती है? भूमिगत हो जाती है, यानी कि जमीन के अंदर प्रवेश करके पर्व संधि वाले स्थान से नए पादप का निर्माण करती है। यानी कि जो पर्व संधि होती है वहां से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलेगी और ऊपर की ओर पर्णिल प्ररोह का विकास हो जाएगा, और इस प्रकार से नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो ये था दूसरा अपना भूविस्तारी या स्टोलोन। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल है डेफिनेशन कि मुख्य तने के आधारीय भाग से निकलने वाली पार्श्व शाखाएं कुछ दूरी तक वायव्य वृद्धि करने के पश्चात क्या करती है? पुनः क्या हो जाती है? अंडरग्राउंड हो जाती है, भूमिगत हो जाती है, और भूमि के अंदर पर्व संधि वाले स्थान से नए पादप का निर्माण करती है। उदाहरण स्ट्रॉबेरी के। इसी क्रम में अपन जो इसका तीसरा प्रकार है वो देखते हैं अंतःभूविस्तारी। क्या देखेंगे? अंतःभूविस्तारी सकर्स। तो जो इसका तीसरा प्रकार है वो है अंतःभूविस्तारी। ये भूविस्तारी का उल्टा है, इसको बोलते हैं अपन सकर्स। क्या बोलते हैं? सकर्स। देखो, जो भूविस्तारी था उसमें तो मुख्य तने के पार्श्व से जो शाखाएं निकल रही थी वो पहले वायव्य वृद्धि कर रही थी और बाद में अंडरग्राउंड हो रही थी। जो अंतःभूविस्तारी है उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि मुख्य तने के पार्श्व से निकलने वाली या मुख्य तने के पार्श्व से जो शाखा निकलती है वो शाखा पहले कहाँ वृद्धि करेगी? जमीन के नीचे, और कुछ दूरी तक जमीन के अंदर वृद्धि करने के बाद वो क्या आती है? जमीन से ऊपर आती है, जमीन से बाहर आती है, और बाहर आकर के एक नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो इसे कहते हैं अपन अंतःभूविस्तारी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं, मुख्य तने के आधारीय भाग से निकलने वाली पार्श्व शाखाएं कुछ दूरी तक जमीन में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वृद्धि करने के बाद पुनः वायवीय होकर नए पादप का निर्माण करती है, पुनः वायवीय होकर नए पादप का निर्माण करती है। तो इसे क्या कहते हैं अपन? अंतःभूविस्तारी कहते हैं। तो क्या डिफरेंस हो गया अंतःभूविस्तारी और भूविस्तारी में? यहाँ क्या होता है कि मुख्य तने के आधारीय भाग से जो शाखाएं निकलती है वो कुछ दूरी तक जमीन के अंदर ही क्षैतिज वृद्धि करती है, और कुछ दूर चलने के बाद पुनः वायवीय होकर मीन्स जमीन के बाहर आकर नए पादप का
निर्माण करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अंतःभूस्थारी या सकर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका पुदीना, एक और है गुलदाउदी वगैरह, ठीक है, पुदीना। तो क्या होता है इसमें देखो, जैसे ये नीचे जमीन है, मृदा, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये इसकी जड़ें, ठीक है। अब इस तने के पार्श्व भाग से, ये आधार भाग से, इस तने के आधार, इसका आधार भाग कहाँ है, यहाँ जमीन के अंदर से एक शाखा निकलेगी और ये शाखा कुछ दूरी तक जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगी, क्षैतिज वृद्धि करेगी, और कुछ दूरी तक चलने के बाद ये क्या होगी, पुनः वायवीय हो जाएगी या जमीन के बाहर आ जाएगी। और यहाँ पर जो पारुसंधि होगी, उस पारुसंधि से नीचे की ओर निकलेगी जड़ें, और वही अपस्थानिक जड़ें, और ऊपर की ओर पर्णिल प्ररोह का विकास हो जाएगा और एक नया प्लांट या नया पादप बन जाएगा। ठीक है, तो ये था अंतःभूस्थारी या सकर्स। मुख्य तने के आधारीय भाग से निकलने वाली पार्श्व शाखाएं ये कुछ दूरी तक जमीन के अंदर या अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती है, क्षैतिज वृद्धि करती है, और कुछ दूरी तक वृद्धि करने के पश्चात पुनः वायवीय होकर या जमीन के बाहर आकर जो पारुसंधि होती है उस स्थान से नए पादप का निर्माण करती है। यानी कि उस पारुसंधि से नीचे की ओर तो क्या निकलेगी, अपस्थानिक जड़ें निकलेगी, और ऊपर की ओर पर्णिल प्ररोह का विकास हो जाएगा और नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अंतःभूस्थारी। नोट नेक्स्ट, अर्धवायवीय रूपांतरणों में नेक्स्ट और लास्ट है भूस्थारिका। तो अंतःभूस्थारी और भूस्थारी पढ़ लिया अपन ने, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जो चौथा है वो क्या है, भूस्थारिका। ऑफसेट, देखो भूस्थारिका या ऑफसेट ये जलीय पादपों में पाए जाते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिखता हूं पहले मैं। जलीय पादपों में जल की सतह के नीचे क्षैतिज वृद्धि करने वाले एक पारू वाले या एक पारू युक्त दुर्बल तने भूस्थारिका कहलाते हैं। ठीक है, तो ये होता है भूस्थारिका कि जलीय पादपों में जल की सतह के नीचे क्षैतिज वृद्धि करने वाले जो एक पारू वाले दुर्बल तने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भूस्थारिका कहलाते हैं। यानी कि इस तने की जो शाखाएं निकलती है उनमें केवल एक ही पारू पाया जाता है, और उस पारू की पारुसंधियों से पत्तियों या पुष्पों का एक गुच्छा निकलता है। ठीक है, और जैसे ही यह तना पारू वाले स्थान से टूटता है और टूटकर एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन और लिख देता हूं। इस तने के पारू वाले
स्थान से टूटने पर, कहाँ से टूटने पर, पर्व वाले स्थान से टूटने पर नए पादप का निर्माण हो जाता है। नए पादप का निर्माण हो जाता है। देखो जैसे ये जल की सतह है, नीचे पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ ये तना वृद्धि कर रहा है क्षैतिज। तो इसमें जहाँ पर भी परोसंधि होगी वहाँ पर ऊपर की ओर पत्तियों का क्या निकलेगा, गुच्छा निकलेगा, और नीचे क्या निकलेगी, ऐसे जड़ें। ऐसे ही जो अगली परोसंधि आएगी वहां पर भी ऐसे ही पत्तियों का एक चक्र निकलेगा और नीचे की ओर क्या निकलेगी, जड़ें। ये क्या है, जल की सतह, और ये क्या है, इनकी जड़ें, और ये क्या है, पत्तियां। ठीक है, तो ये होता है, इसका जो एग्जाम्पल है जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, इसको अपन बंगाल के आतंक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जल के अंदर बहुत तेज गति से वृद्धि करती है और कुछ ही समय में जल की पूरी सतह को ढक लेती है। जलकुंभी और एक है पिस्टिया। तो भूस्तारिका के जो एग्जाम्पल है पिस्टिया और जलकुंभी। ठीक है, तो ये जो जलकुंभी का जो तना होता है, कैसे तने होते हैं, ये जल की सतह के नीचे, ये जो भूस्तारिका प्रकार के जो तने होते हैं, ये जल की सतह के नीचे क्षैतिज वृद्धि करते हैं। कैसी वृद्धि करते हैं, क्षैतिज वृद्धि, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं। और इनके जो तने होते हैं वो एक पर्व वाले, कैसे होते हैं, सिंगल नोड। और इनकी जो परोसंधियां होती है, उन परोसंधियों से पत्तियों या पुष्पों का एक गुच्छा निकलता है। और जब ये ऐसे तने पर्व से टूट जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ से टूट गया, तो ये एक नया पादप बन जाएगा और फिर ऐसे आगे वृद्धि करने लग जाएगा। और वापिस वही परोसंधि से क्या होगा, पत्तियों का गुच्छा निकलेगा, नीचे की ओर जड़ें निकलेगी और नए पादप बनते रहते हैं। और ये जल की सतह के नीचे तेज गति से वृद्धि करती रहती है। ठीक है, तो ये थे अपने अर्धवायवीय या भूपृष्ठीय रूपांतरण। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन भूमिगत रूपांतरण। ठीक है, तो अर्धवायवीय या भूपृष्ठीय रूपांतरण में अपन ने 4 प्रकार पढ़े। सबसे पहले पढ़ा अपन ने ऊपरी भूस्तारी या रनर्स, उसके बाद में पढ़ा अपन ने भूस्तारी, फिर अंतः भूस्तारी, और लास्ट में पढ़ा भूस्तारिका या ऑफसेट। चारों के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में एक बार और रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन इसका जो दूसरा प्रकार है, भूमिगत रूपांतरण। तने के भूमिगत रूपांतरण द्वारा कायिक जनन। ठीक है, अब भूमिगत रूपांतरण में 4 प्रकार है, एक साथ ही बताता हूं मैं। पहला प्रकंद द्वारा
दूसरा कंद द्वारा, तीसरा सल्क कंद द्वारा और चौथा है गन कंद द्वारा। पहला प्रकंद द्वारा, बाय राइजोम। सेकंड कंद द्वारा, बाय ट्यूबर। थर्ड है सल्क कंद, सल्क कंद को बोलते हैं बल्ब, बाय बल्ब। और लास्ट है जो अंडरग्राउंड रूपांतरण है इसका, वो है गन कंद द्वारा, गन कंद द्वारा बाय कॉर्म। गन कंद को क्या बोलते हैं? कॉर्म। ठीक है, तो देखो मैं पहले लिख देता हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रकंद। प्रकंद क्या होता है? ये मुख्यतः क्षैतिज वृद्धि करने वाले भूमिगत तने होते हैं। क्षैतिज वृद्धि करने वाले भूमिगत तने होते हैं जिनमें प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोजन एकत्रित रहता है और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर इनकी पर्व संधियों पर उपस्थित कलिकाएं अंकुरित होकर नए पादपों का निर्माण करती है। यानी कि जितनी कलिकाएं होगी उतने ही पादप बनेंगे, अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है अदरक। देखा होगा अदरक आपने। जो अदरक होता है ये तने का ही रूपांतरण होता है और जमीन के नीचे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। ठीक है, ये उदग्र वृद्धि नहीं करता। कैसे करता है? आड़ी वृद्धि करता है जमीन के अंदर।
तो यथा प्रकंद द्वारा कायिक जनन क्या होता है प्रकंद? ये मुख्यतः क्षैतिज वृद्धि करने वाले भूमिगत तने होते हैं। क्या होते हैं? क्षैतिज वृद्धि करने वाले भूमिगत तने होते हैं और इन तनों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए भोजन एकत्रित रहता है और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर इन पे उपस्थित या इनकी जो पारुसंधियां होती है उन पारुसंधियों पर उपस्थित कलिकाएं अंकुरित में प्रस्फुटित, बीज होता तो अंकुरित आता, यहाँ आएगा प्रस्फुटित होकर नए पादप का निर्माण करती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है अदरक। दूसरा है अपना कंद द्वारा बाइट्यूबर। तो इसमें क्या होता है देखो, यह तने का भूमिगत रूपांतरण होता है। भूमिगत ये तने का भूमिगत रूपांतरण होता है जो भोजन संचय के कारण, जो भोजन संचय होने के कारण फूला हुआ होता है। अब देखो इसमें भी पारुसंधियां पाई जाती है, लेकिन वो पारुसंधियां अपहासित होती है या बहुत कम विकसित होती है और इन अपहासित पारुसंधियों पर कलिकाएं पाई जाती है और इन कलिकाओं को हम सामान्य भाषा में आँख कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। और इस आँख युक्त टुकड़े को या कलिका युक्त टुकड़े को जमीन में गाड़ने पर अनुकूल परिस्थितियों में इनसे नए पादप का निर्माण होता है। यानी कि प्रत्येक आँख से या प्रत्येक कलिका से एक नए स्वतंत्र पादप का निर्माण होता है। तो देखो जो कंद होता है, ट्यूबर होता है, ये तने का भूमिगत रूपांतरण होता है जो भोजन संचय होने के कारण फूला हुआ होता है। कैसा होता है? फूला हुआ होता है। और इसकी अपहासित पारुसंधियों पर, किस पर? पारुसंधियों पर इसकी अपहासित पारुसंधियों पर कलिकाएं पाई जाती है जिन्हें आँख कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख, आई, आँख कहते हैं। इन आँख युक्त टुकड़ों को, यानी कि इन आँख युक्त टुकड़ों या कलिका युक्त टुकड़ों को अगर जमीन में गाड़ देंगे तो अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर इन आँख युक्त टुकड़ों से नए पादप का निर्माण हो जाएगा। इन आँख युक्त टुकड़ों को जमीन में गाड़ने पर, जमीन में गाड़ने पर अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण हो जाता है।
नए पादप का, ऊपर लिखता हूं मैं, नए पादप का निर्माण हो जाता है। अब ऐसा किसमें होता है? आलू, यानी कि जो आलू होता है क्या है वो? कंद, ट्यूबर। ठीक है, तो ये था कंद द्वारा कायिक जनन, यानी कि जो ये तने, जो कंद होता है ये तने का भूमिगत, मतलब ये भूमिगत रूपांतरित तना होता है, या तने का भूमिगत, इसमें ऐसे लिखते हैं अपन, यह भूमिगत रूपांतरित तना होता है। क्या होता है ये? भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जो भोजन संचय के कारण फूला हुआ होता है। और इस तने की जो अभाषित परुसंधियां होती है, उन परुसंधियों पर क्या पाई जाती है? कलिकाएं पाई जाती है। इन कलिकाओं को हम क्या कह सकते हैं? आँख कहते हैं। और इन आँख युक्त टुकड़ों को अगर हम जमीन में गाड़ दें तो अनुकूल परिस्थितियों में ये टुकड़े या इन टुकड़ों में उपस्थित कलिकाएं क्या करेगी? नए पादप का निर्माण कर देगी। ठीक है।